हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंटीजेंस। एंटीजेंस, अगर हम एंटीजन की डेफिनेशन की बात करें तो एंटीजेंस आर द केमिकल सब्सटेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट इवोक ए रिस्पॉन्स बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड फर्दर एलिसिट एंटीबॉडी और स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स फॉर्मेशन बाय इम्यून सिस्टम। अर्थात एंटीजन वह रासायनिक पदार्थ हैं या बाह्य तत्व हैं जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ या विशेष प्रकार की इम्यून कोशिकाओं का निर्माण करवाते हैं। एंटी मीन्स होता है एंटीबॉडी और जेन मीन्स होता है जेनेशन, अर्थात वह रासायनिक पदार्थ जो कि एंटीबॉडी जेनेट करने में सक्षम होते हैं या कैपेबल होते हैं। एंटीजन टर्म का दो सेंस में यूज किया जा सकता है। पहला, वह बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ या विशेष प्रकार की इम्यून कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इस गुण को हम बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। एंड सेकंड, इनकी जो कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि ये अपने खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज़ या इम्यून कोशिकाओं के साथ रिएक्टिविटी शो करते हैं, उनके साथ वो क्रिया कर सकते हैं। तो अर्थात किसी भी एक एंटीजन जिसे हम कह रहे हैं उसमें ये दो तरह की प्रॉपर्टी है। पहला, वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज़ और इम्यून सेल्स का निर्माण करवा रहे हैं। सेकंड, वो उन एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स के साथ प्रतिक्रिया कर रही हैं। अब दो सिनोनिम्स हैं, एक है इम्यूनोजन और एक है एंटीजन। वह मॉलिक्यूल जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं, एक इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं इम्यूनोजन। एंड सेकंड है एंटीजन। एंटीजन जिसमें इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी तो होती है, साथ में बनने वाली एंटीबॉडीज़ और इम्यून कोशिकाएं जो होती हैं उनके साथ रिएक्शन भी वो शो करते हैं, उनके साथ वो प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। अब सभी ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजन बट नॉट ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजेंस, अर्थात जितने भी एंटीजन हैं वो इम्यूनोजन हैं क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट या उत्तेजित करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन ऑल इम्यूनोजेंस आर नॉट एंटीजेंस, अर्थात ये ज़रूरी नहीं है जितने भी इम्यूनोजेंस हैं वो एंटीजन हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट तो कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके खिलाफ बनने वाली जो एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स है उसके साथ भी वो प्रतिक्रिया दर्शाए, इसलिए वो ज़रूरी नहीं कि वो एंटीजन हो। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजेंस की बात करें तो रासायनिक रूप से एंटीजेंस प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि हो सकते हैं। ये विलयशील, सॉल्युबल या कण प्रवृत्ति के पार्टिकुलेट हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोटीन, बी वीनम, हीमोग्लोबिन, बैक्टीरियल फ्लैजेला, बैक्टीरियल पिलाई या बैक्टीरियल कैप्सूल्स। एंटीजेंस जो होते हैं वो सामान्यतः वह अणु होते हैं जिनका अणुभार जो होता है वो 10,000 डाल्टन से अधिक होता है। जनरली सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं वो अच्छे एंटीजन नहीं होते हैं। एंटीजन का एक छोटा पार्ट, स्मॉल पोर्शन, जो कि इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव रीजन होता है उसको हम एपिटोप कहते हैं। ये एक इम्यूनोजन या एंटीजन में पाया जाता है। बेसिकली ये जितनी भी एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स जो होते हैं उनमें एंटीजन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स से जो होता है उससे वो बाइंड करता है या जुड़ता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ये एंटीजन है। एंटीजन के ये वाले पार्ट जो कि किसी एंटीबॉडी या इम्यून सेल्स के रिसेप्टर से जो है जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं एपिटोप। केमिकली या रासायनिक तौर पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो शुगर्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड साइड चेन्स हो सकती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक ग्रुप्स हो सकते हैं।
टायरोसिन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिसेप्टर के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको पहचानने के लिए। इसलिए अधिकतर एपिटॉप्स जो होते हैं उनमें टायरोसिन जो होता है, प्रोटीन या एमिनो एसिड चेन जो होती है उनमें टायरोसिन जो होता है वो वह रूप में पाया जाता है। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो होता है उसकी साइज जो होती है लगभग 25 to 30 एंगस्ट्रम होती है और उनका जो वेट होता है, अणुभार जो होता है वो 400 से 600 डाल्टन होता है। एक सिंगल एंटीजन जो होता है उसमें एक या एक से अधिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स या एपिटॉप्स पाए जा सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीजेनिक वैलेंसी। अगर एक एपिटॉप है तो उसको हम मोनोवैलेंट बोलेंगे, अगर दो एपिटॉप हैं तो उसको हम बाइवैलेंट बोलेंगे, या दो से अधिक एपिटॉप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट है तो उसको हम मल्टीवैलेंट बोलते हैं। मल्टीवैलेंट एंटीजेंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब वो इम्यून सिस्टम को तीव्रता से स्टिमुलेट करते हैं और अपने खिलाफ एक से अधिक प्रकार की इम्यून कोशिकाएं या एंटीबॉडीज़ का निर्माण करवाते हैं। मल्टीवैलेंट जो एंटीजेंस होते हैं उसमें एक ही प्रकार की या विभिन्न प्रकार के एपिटॉप्स पाए जा सकते हैं। अगर एक ही प्रकार के एपिटॉप हैं तो उनके खिलाफ एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स बनेंगी। अगर एक से अधिक प्रकार के एपिटॉप पाए जाते हैं तो वो उतने ही प्रकार के अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स का निर्माण करवा सकते हैं। अगर अब हम एंटीजन की प्रॉपर्टी की बात करें, फर्स्ट केमिकल नेचर, जैसे कि हमने बात की थी कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेस्ट एंटीजन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं उनमें एमिनो एसिड रेजिड्यू की लंबी लंबी चैनें पाई जाती हैं और साथ में ही एमिनो एसिड रेजिड्यू जो होते हैं उनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विविध प्रकार के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स पाए जा सकते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा और उसमें जितनी ज़्यादा विविधता या डाइवर्सिटी पाई जाएगी वो उतना ही अच्छा एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को शो करता है। सेकंड, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं बहुत अच्छे एंटीजन नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें रासायनिक विविधता या केमिकल डाइवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं पाई जाती जितना कि प्रोटीन में पाई जाती है, क्योंकि शुगर जेल्स जो होती हैं उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है इन कंपैरिजन टू एमिनो एसिड चेन्स के में पाई जाती हैं। और पॉलीसेकेराइड चेन जो होती हैं वो जल्दी ही ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो अच्छे एंटीजन की तरह काम करते हैं, जैसे कि न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया जो होता है उसके कैप्सूल में जो पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं वो अच्छे एंटीजन्स की तरह काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीजन होते हैं। इसी प्रकार से आरबीसीज में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप एंटीजन ए और बी जो होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं। न्यूक्लिक एसिड होते हैं, अगेन वो अच्छे एंटीजन साबित नहीं होते हैं। सेम रीज़न होता है कि उनमें केमिकल डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है। अगेन लिपिड जो होते हैं जनरली एंटीजेनिक नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, तो हम ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, जितनी ज़्यादा रासायनिक जटिलता पाई जाती है, उतनी ही उस अणु या सब्सटेंस में इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज होती है। और इस लिहाज से प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उनमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए उसमें हाई इम्यूनोजेनिसिटी पाई जाती है। इसी प्रकार कुछ एमिनो एसिड्स के कोपॉलीमर जैसे कि पॉलीग्लूटामिक, एलिनिन और लाइसिन मीन्स पॉली-G-AT जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे इम्यूनोजेनिक होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांगली स्टिमुलेट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिग्रेडेबिलिटी, अर्थात जब एंटीजन जो होता है उसमें ये गुण होना चाहिए कि जब वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटीजेनिक प्रोसेसिंग के अंदर वो एंजाइम्स द्वारा उसका पार्शियल डिग्रेडेशन हो जाए, मतलब वो जो है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाए, थोड़ा सा टूट जाए, क्योंकि जो एंटीजेनिक एपिटॉप्स होते हैं वो अधिकतर एंटीजन के इनर सरफेस पे होते हैं, और अगर वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन का हो जाता है तो वो जो इनर सरफेस जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है, जिससे कि जो इम्यून सेल्स जो होती हैं वो
उनके अगेंस्ट जो होते हैं वो काम कर सकें या स्टिमुलेट हो सकें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉरेननेस अर्थात बाह्य तत्व। एंटीजन जो है वो फॉरेन या नॉन सेल्फ एंटीजन होना चाहिए, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल होना चाहिए, वो बॉडी का मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल जो होता है उसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है उसको। हमेशा इम्यून सिस्टम जो होता है वो नॉन सेल्फ या फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट ही स्टिमुलेट होता है, उनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स का निर्माण करता है। सेम स्पीशीज़ के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एंटीजेनिसिटी कम पाई जाती है। जितनी डिस्टेंस स्पीशीज़ होगी उसमें उसके मॉलिक्यूल्स में उतनी ही एंटीजेनिसिटी ज़्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी। इम्यूनोजेनिक स्पेसिफिसिटी, एक एंटीजन जो है उसका एक क्रूशियल नेचर होता है कि वो एक स्पेशल जो एंटीजेनिक रिसेप्टर जो होता है उसी के ऊपर वो बाइंड होता है। हमारे दो प्रकार की इम्यून सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। उसमें रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसमें कि एंटीजन के जो ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटॉप होता है वो उसके साथ बाइंड होता है, रिएक्शन करता है। तो अर्थात हर एंटीजन के अंदर एक स्पेसिफिसिटी, एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर बी सेल और टी सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।